स्वागत है आपके साथ। मैं आकांक्षा राजपूत। बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में की गई विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी इसी महीने लागू होगी। उन्होंने यहां कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता कानून होगा। पहले माना जा रहा था कि धामी सरकार 1 जनवरी 2025 से राज्य में यूसीसी को लागू कर देगी। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की वजह से सरकार 23 जनवरी तक कोई फैसला नहीं ले सकती है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव आप सबको प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे मां गंगा, यमुना, शारदा, काली, गोरी, गंगा, काफी सारी नदियां हमारी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को लाभान्वित करने वाली आने वाली। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश का रुख कर लेते हैं सीधा। हरीश, सीएम धामी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे ये तो क्लियर हो गया है कि अब इसी महीने धामी सरकार यूसीसी को लेकर जल्दी बड़ा ऐलान करने वाली है। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बरेली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान उत्तराखंड के जो उत्तराखंड मूल के जो लोग बरेली में मौजूद थे उनसे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड जो है गौरवशाली इतिहास बनाने जा रहा है। जिस तरह यहाँ गंगा यमुना की धरती है, जिस तरह यहाँ पर जो यहाँ की गंगा यमुना कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरे देश को जल आपूर्ति जो है मुहैया करा रही है, विद्युत आपूर्ति मुहैया करा रही है। इसी तरह एक नई मिसाल यहाँ पर जो है बनने जा रही है, जो है समान नागरिक संहिता। तो पूरे देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जहां से इसकी मिसाल शुरू होगी और जहां से इसकी गंगा बहेगी। समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक जैसा कानून होगा सबके लिए, चाहे वो गरीब हो, किसी भी प्रकार का तबके का व्यक्ति हो, उसके लिए समान जो है कानून बनेगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जानकारी वहां पर साझा की उत्तराखंड के लोगों से। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा होगा जब उत्तराखंड से जो है समान नागरिक संहिता की शुरुआत होने जा रही है और ऐसा अनुमान है कि 26 जनवरी को यूसीसी लागू हो जाएगा। ये बड़ी पहल है और उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज होने जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2022 में जब घोषणा पत्र भाजपा का घोषणा पत्र था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प था कि जो भी संकल्प पत्र में जो भी हमारे दावे हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो इनमें प्रमुख जो मुद्दा था वो था समान नागरिक संहिता। इनमें से एक यही इसी तरह जो है समान नागरिक संहिता की शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है। तो कह सकते हैं कि 26 जनवरी से यूसीसी लागू होने जा रहा है। जी ठीक है हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों पर भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। महाकुंभ 2025 में पहुंचना आसान हो गया है। उत्तराखंड से प्रयागराज के लिए चलेंगी रोडवेज बसेस। आज से उत्तराखंड से रोडवेज बस चलने वाली है। उत्तराखंड से प्रयागराज के लिए बस की बुकिंग शुरू। यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में जाना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा शुरू आज से होने जा रही है। उत्तराखंड से प्रयागराज के लिए बस की बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी और ऐसे में इन यात्रियों का, इन श्रद्धालुओं का सफर बहुत आसान हो सके और इसी वजह से उत्तराखंड सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से अब 2025 महाकुंभ में पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज से रोडवेज बसेस यहां पर चलने जा रही हैं प्रयागराज के लिए। और हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। हरीश, जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये जो उनका पूरा सफर है वो आसानी से तय कर पाएं और महाकुंभ का ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा बन पाएं, इसीलिए इस सुविधा की शुरुआत उत्तराखंड से भी।
बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड आध्यात्म की धरती है, देवभूमि है और इसी लिहाज से प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए किसी प्रकार की किसी भी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए जो उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक है रीना जोशी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तराखंड परिवहन की जो बसें हैं प्रयागराज के लिए रवाना कर दी है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड के लिए प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। नहीं आज ही नहीं बल्कि ये अनवरत जारी रहेगा जब तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन संचालित होगा, तब तक ये परिवहन सेवाएं उत्तराखंड से प्रयागराज के लिए जारी रहेंगी। और ये क्योंकि उत्तराखंड से कई श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे, अभी संभवतः अभी जो है और समय भी लग सकता है और बाकी जो भी उत्तराखंड की परिवहन निगम की बसें हैं वो यहां से संचालित होंगी। ये बड़ी पहल है। कई सारे बल्कि श्रद्धालु ही नहीं कुछ जो सन्यासी साधु संत अभी पहाड़ों में हैं जिनको नीचे उतरना है और वो प्रयागराज के लिए रवाना होंगे, उनके लिए भी निःशुल्क सेवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की हुई है और ये बड़ी पहल है और इसकी शुरुआत आज से विधिवत हो गई है। जी तो क्या हरीश ये सिर्फ देहरादून से ही शुरुआत की गई है या फिर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की सुविधा श्रद्धालुओं को मिल पाएगी महाकुंभ को लेकर? देखिए बहरहाल तो आज देहरादून से ही जो प्रबंध निदेशक है उत्तराखंड परिवहन निगम की रीना जोशी, बहरहाल तो देहरादून आईएसबीटी से ही इसकी शुरुआत हुई है। संभवतः ये हो सकता है कि हरिद्वार से भी इसकी व्यवस्था की जाए क्योंकि हरिद्वार से काफी साधु सन्यासी हैं जिनको जो प्रयागराज से संबंध रखते हैं। संभवतः ये हो सकता है कि जो कुछ दिन बाद हरिद्वार और हल्द्वानी से भी ये जो सेवा है बस निगम की बस सेवा है ये शुरू हो सकती है। जी ठीक है, यानी आने वाले दिनों में इसे हरिद्वार से भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी ये जरूर कह सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि धामी सरकार की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया है, जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जो साधु संत है, जो आम जनता है, वो जाना चाहते हैं महाकुंभ में और इसी वजह से देखा जाए तो ये बहुत अहम हो जाता है सरकार का फैसला भी के लिए। हरीश, आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लक्सर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर छापेमारी की खबर है और इस कार्रवाई में अवैध शराब के साथ 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। लक्सर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में ये अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई के दौरान 4 शराब तस्कर हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। भारी मात्रा में अवैध शराब भी इनके पास से बरामद हुई है। फिलहाल इस तरह से अभी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कोटा रेंज के ओखलढुंगा क्षेत्र में उस वक्त हालात काबू से बाहर हो गए जब वन विभाग के कर्मचारी के साथ ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। दरअसल यहां लकड़ी लेने जंगल गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद ग्रामीण काफी नाराज थे। ओखलढुंगा क्षेत्र नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक में आता है। वन विभाग का कर्मचारी बाघ का ट्रैंकुलाइज करने के लिए पिंजरा लगाने के लिए पहुंचा था, तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया है जो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिंगत नायक ने कहा है कि हमारे द्वारा ग्रामीणों की सभी मांगों को मानते हुए कार्रवाई की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना बेहद ही शर्मिंदगी वाली घटना है। उन्होंने कहा कि हमारे वनकर्मी के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। भुवनेश्वर देहरादून श्रीनगर उड़ान को हरी झंडी मिल गई है। विमानन कंपनी इंडिगो इस फ्लाइट को आगामी 6 फरवरी से शुरू करने वाली है। कंपनी ने ऑनलाइन टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है। देहरादून एयरपोर्ट पर यह पहला मौका होगा जब एक फ्लाइट एक साथ 3 शहरों को आपस में जोड़ेगी। इंडिगो का 186 सीटर विमान भुवनेश्वर देहरादून श्रीनगर के बीच उड़ान भरेगा। विमान ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर सुबह 9:05 पर देहरादून पहुंचने का इसका टाइम है। देहरादून एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारने और यहां से श्रीनगर के यात्रियों को बैठाने के बाद ये विमान सुबह 9:45 पर श्रीनगर के लिए उड़ान भरेगा। ये भी टाइमिंग सेट की गई है। श्रीनगर से देहरादून और भुवनेश्वर के यात्रियों को लेकर ये विमान वापस दोपहर 12:50 पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून एयरपोर्ट से ये फ्लाइट यात्रियों को लेकर दोपहर 1:20 पर भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेगी।
देहरादून से भुवनेश्वर का सफर 2 घंटे और देहरादून से नगर का सफर इस उड़ान से 1 घंटा 5 मिनट में तय किया जा सकेगा। यह पहला मौका होगा जब देहरादून एयरपोर्ट से भुवनेश्वर और श्रीनगर के लिए सीधी उड़ान शुरू की जा रही है। हल्द्वानी में 11 जनवरी को भव्य रूप से लोहड़ी मेले का आयोजन किया जाएगा। पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा जानकारी दी गई है कि पंजाब के प्रसिद्ध गायक वॉइस ऑफ पंजाब के मनीष कबीर इस बार लोहड़ी में धूम मचाने वाले हैं। 11 जनवरी को शाम 5 बजे से शकुंतलम लोन में लोहड़ी मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ताओं ने यह बताया कि इस बार पंजाबी समाज में नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशुओं का सम्मान और स्वागत भी किया जाएगा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित होंगे। पंजाबी जन कल्याण समिति के द्वारा हर वर्ष लोहड़ी उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी गुरु माँ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बहुत ही सुंदर लोहड़ी उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे समाज के विभिन्न जो शादियां हुई हैं उन शादियों को जो जोड़े के रूप में उनको प्रस्तुत करने का कार्यक्रम किया जाएगा और नवजात शिशु जो हमारे इस परिवार में शामिल हुए हैं उनको भी प्रस्तुत करने का कार्यक्रम किया जाएगा। पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा देना और अपने परिवार के साथ मिलकर लोहड़ी मनाना और शहर की समस्याओं के साथ फाइट करते हुए नगर में एक पॉजिटिव माहौल बनाने के प्रयास हमारी संस्था का हमेशा से रहा है। इस बार शकुंतलम बैंक्वेट लॉन में रामपुर रोड पर जो स्थित है ये लोहड़ी उत्सव मनाया जा रहा है और इस बार की विशेषता कि सब विभिन्न नृत्य संस्थाओं द्वारा इसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बरेली क्लब मैदान में उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान धामी ने इस सांस्कृतिक आयोजन की सराहना सीएम धामी की तरफ से की गई। कहा उन्होंने कि पिछले कई सालों से बरेली में आयोजित होने वाले इस मेले में आकर बहुत खुशी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले सालों में भी आने की कोशिश की थी, बचपन में भी यहाँ आता था। बरेली आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तराखंड में यूं। उत्तरायणी मेले की शुरुआत रंग यात्रा के साथ हुई। सबसे पहले उत्तराखंड के कलाकारों ने पारंपरिक परिधान में सज धज कर रंग यात्रा निकाली। रंग यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रंग यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मेला स्थल पहुंची। इस मौके पर उत्तराखंड का प्रसिद्ध छोलिया और शौका समाज का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। रंग यात्रा को मेला स्थल पर विराम दिया गया। धामी ने कहा कि मेला सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पूर्व में मेले में ही एक दूसरे से मुलाकात का जरिया बनते थे, तब संचार की व्यवस्था नहीं थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में लोक कला और प्रतिभा को भी मंच मिलता है, नई पीढ़ी भी जुड़ती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग को भी लोकल से ग्लोबल होने का मौका मिलता है। उत्तराखंड के कुमाऊं में नगर निगम का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। खबर है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर दोनों दलों के बीच विवाद बढ़ गया। बीजेपी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड राज्य आंदोलन का मुद्दा उठा रही है। आरोप लगा रही है कि महिला आंदोलनकारी के साथ अत्याचार और हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए। उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो ऐसा है, देखिए हो क्या रहा है, अपनी उपलब्धि स्वयं की कुछ नहीं है। अब डायवर्जन का गेम चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, डायवर्जन। सब ऐसा ना, इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दो, इस चुनाव को डाइवर्ट कर दो। चुनाव डाइवर्ट होने वाला नहीं है। मैं एक सीरियस चुनाव में हूँ, कोई अगंभीर बात नहीं करूँगा। मैं अगर मुझे इस हल्द्वानी की जनता चुनती है तो मेरे मुद्दे मेरे सामने होने चाहिए।
मसूरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक होटल के सभागार में बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी की जीत का दावा किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी के साथ भी सपार्षद पद के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी 11 जनवरी को चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें शहर में होने वाले विकास कार्य की सूची तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और जितने यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं, 11 तारीख को हम अपना चुनावी घोषणा पत्र जो मसूरी की बेहतरी के लिए उसको हम यहाँ पर जारी करेंगे और उसमें हम यहाँ के सभी मुख्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे यहाँ का आम नागरिक त्रस्त है, हम उसमें समाहित करने वाले हैं। और मसूरी के लोग ये समझ चुके हैं कि अगर किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को इस पद पर बैठा दिया जाए तो बैठकर क्या करता है। पिछले कार्यकाल में मसूरी की जनता इस चीज को बड़ी नजदीक से देख चुकी है। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर जोरदार प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसे में विकासनगर में भी नगर निगम चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इस बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बीना शर्मा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस की भाई भतीजावाद की नीति से खिन्न होकर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी दावा करे कि विकासनगर की नगर पालिका में बीजेपी को जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस समर्थन के आधार पर बीजेपी का दावा है कि हरबर्टपुर और विकासनगर नगर पालिका में बीजेपी की जीत तय है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। बीना जी खुद इस नगर की चेयरपर्सन रही, अध्यक्षा रही, बड़ा प्रभाव है। बीना जी ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हरबर्टपुर में बहुत ताकतवर थी। हर स्थिति में हम चुनाव जीतने जा रहे थे। बीना जी और इधर से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फारूक भाई और उनकी टीम ने ज्वाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत में एक, जिसे कहते हैं कि एक पंख लगने का काम हुआ और रिकॉर्ड वोटों से इस बार सभासदों से लेकर के अध्यक्ष पद के सभी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में सियासी दलों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अल्मोड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में बीजेपी जीतने जा रही है। वैसे इस मौके पर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य बनने के बाद कांग्रेस अल्मोड़ा नगर निगम में काबिज रही, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है। में जाने का खुद मौका मिला है। अल्मोड़ा का तो मुझे समन्वय बनाया गया है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है कि विकास को धरातल पर उतारना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देनी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो पालिका है, पंचायत हो और निगम हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, धरातल पे विकास को उतारा है। 3 साल में 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को निकाल के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। उत्तराखंड में लगने वाली आग को देखते हुए मसूरी में प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मसूरी रेंज के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ आम लोग भी शामिल हुए, जिनको जागरूक किया गया ताकि उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को समय रहते काबू पाया जा सके। दरअसल उत्तराखंड में 11 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और इनोवेटिव पहल को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल उत्तराखंड के मसूरी समेत कई जंगली क्षेत्रों में आग लगने की घटना हर साल सामने आती है, जिसको रोकने के लिए फॉरेस्ट विभाग तैयारी कर रहा है। बाकायदा उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां आग लगने की आशंका बनी रहती है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रभाग स्तर पे एक बैठक आयोजित की, जिसमें जो नवनियुक्त हमारा स्टाफ है जो ट्रांसफर होकर दूसरी जगहों से आया है उनको बुलाया गया। साथ में कुछ वन पंचायतों के सरपंच जो हैं उनको भी बुलाया गया।
तो इसमें जो है जो पिछले फायर सीज़न में हमारे अनुभव रहे या जिस चीज़ में हमको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो उस चीज़ पे आज जो है वो मंथन किया जा रहा है। और जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा जो है अपने एक्सपीरियंस भी जो है इसमें शेयर किए जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारा प्री फायर सीज़न है, तो फायर सीज़न में जो सावधानियाँ बरती जानी है, आग को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है, या जो भी जागरूकता के कार्यक्रम हैं वो उसके लिए जो है लोगों को जो है प्रेरित किया जा रहा है।